हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 9 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 90 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इनमें से कौन सी इक्वेशन है। देखो, इसको पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए हम इस पर कुछ फोर्स लगा करके इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लेट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से लेट से एक्स। तो जो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, बट क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। स्प्रिंग के केस में मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लगा रहा हूँ, सो इट विल बिकम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट माइनस के एक्स। इसको आप इधर ले आए हैं तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। और इस इक्वेशन को अगर मैं एम से डिवाइड करूं तो इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन में एम इंटू में एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि k अपॉन एम। तो ओमेगा बिकम, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी k अपॉन में m। और टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, सो इट विल बिकम 2 पाई ओमेगा, यहाँ पर आ जाए 2 पाई रूट m अपॉन में k। तो हमें इनमें से बताना कौन सा सही है। तो f इक्वल टू के एक्स तो नहीं होगा, माइनस नहीं आएगा अगर ये इस तरफ है तो, और थर्ड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ पर सही है। और जो फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पर डैम्प ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 6 cos 9.4t प्लस 2.3। मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है कि कितनी होगी। देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, ए है एम्पलीट्यूड, एक्स है डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, इस फैक्टर पर। तो अगर मान लीजिए ए स्क्वायर में से कुछ भी माइनस ना हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जब पार्टिकल अपनी मेन पोजिशन पर होता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो इट विल बिकम रूट ए स्क्वायर, या ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी v इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू में a। तो बस आपको ओमेगा इंटू ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो जनरल इक्वेशन होती है a cos ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, फिलहाल t का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ओमेगा, जो कि यहाँ पर है 9.4। तो 9.4 ओमेगा की वैल्यू हो गई। और जो cos के आगे होता है ये होता है उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी 6। तो ओमेगा इंटू ए करना है, यानी कि 9.4 इंटू में 6, so it will become 56.4 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अ सोप बबल हैज बीन ब्लोन टू रेडियस। देखो, रेडियस इसका गिवन है, जो एक तरह से चेंज इन रेडियस ही होगा क्योंकि पहले 0 रहा होगा 10 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब काम हमें उसी में करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर। सरफेस टेंशन भी हमें गिवन है 2.5 न्यूटन पर मीटर। पूछा है कि वर्क डन कितना होगा इस बबल को बनाने के लिए। तो देखो, वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोप बबल है, अब सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होंगे, एक तो इसके अंदर वाला और एक बाहर वाला, 2 फ्री सरफेस होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया करेंगे। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है 2.5, और एरिया कितना होगा क्योंकि स्फेरिकल है तो 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2.5 और 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56। रेडियस कितना है 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 हो जाएगा। इसको हमें सोल्व करना है। तो लेकिन यहाँ पर पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सभी ऑप्शन में ना पाई आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ 4 पाई की वैल्यू पुट ना करके इसको 4 इंटू पाई ही रहने देते हैं, 12.56 नहीं लिखेंगे।
देखो जब इसको पॉइंट हटा करके नीचे 10 लगाया, फिर ये 50 इंटू 4π/10 इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा अब π/5, यानी कि π/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 और यहाँ पर पाई, तो इतने जूल आंसर आएगा 0.2 पाई। क्वेश्चन नंबर 84, इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर रिमेन्स ओपन, तो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रखो तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, क्या वो रूम कूल्स हो जाएगा, क्या कूल डाउन होगा एट अ टेम्परेचर टू विच द सेम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, या इट विल बिकम हॉट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम। पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो रेफ्रिजरेटर का काम होता है कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेकर के हॉट रिजर्वायर में सेंड करना। कार्नोट इंजन का ठीक उल्टा इसमें होता है। कार्नोट इंजन में हम हॉट बॉडी से या फिर सोर्स से हीट लेकर के सिंक पर, जो कि कम टेम्परेचर पर होती है, वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन इसमें रेफ्रिजरेटर में इसका उल्टा होगा, यहाँ पर हमें कोल्ड रिजर्वायर से हीट सप्लाई करके एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से या उसकी हेल्प से हम हीट को हॉट रिजर्वायर में भेजते हैं। अब अगर हम दरवाजे को ओपन रखें तब क्या होगा। देखो रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन, इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड ट्रांसफर इट टू हाई टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया भी। अब इफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन देन रूम विल बिकम हॉट, तो रूम क्या होगा, गर्म हो जाएगा, बिकॉज द रेफ्रिजरेटर एग्जस्ट मोर हीट इनटू द रूम देन अर्लियर, यानी कि अब वो रूम में ज्यादा हीट फेंकेगा। इन दिस वे टेम्परेचर ऑफ रूम इज इंक्रीज्ड एंड रूम बिकम हॉट। No refrigerator is efficient, thus it exhausts more heat into the room than it extracts from it. आपने देखा भी होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे जो कॉइल्स लगी होती हैं वो हमेशा आपको गर्म मिलेंगी, तो वहां पर क्या होता है कि हीट उससे निकलती रहती है, और वो हीट कहाँ से लेता है, जो भी सामान उसके अंदर आप रखते हो। तो कोल्ड रिजर्वायर से हीट कहाँ जाती है, हॉट रिजर्वायर में, और अगर गेट ओपन रखा तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, द रूम विल बिकम मोर हॉट। क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहले इसको कंसेप्टली समझ लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। मान लेते हैं तीन बॉडी हमारे पास ए बी सी और इनका टेम्परेचर टी ए टी बी और टी सी। लेट अकॉर्डिंग टू जीरोथ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उनका टेम्परेचर एक तरह से सेम है। इफ बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो होगा वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन के बारे में बात नहीं होती। इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्हेन हीट इज गिवन टू सिस्टम इट डज एक्सटर्नल वर्क, देखो ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स स्टेट, ये भी आंसर नहीं होगा। कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में, बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इन आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल यू अपॉन डेल वी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बराबर होता है डेल यू अपॉन डेल पी, यानी कि प्रेशर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और ये दोनों बराबर होते हैं 0 के। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले समझ लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम हीट को, देखो नेचर की बात क्या है कि नेचर में हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पर खुद ही स्वतः फ्लो हो जाती है। हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पर हीट खुद फ्लो हो सकती है। जैसे पानी जो होता है हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट पर खुद फ्लो हो जाता है, ऐसे ही। और करंट की भी अगर आप बात करो तो करंट यानी कि जो चार्ज होता है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के टर्म में, हीट के टर्म में
हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पर फ्लो करती है, लेकिन अगर आपको हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर फ्लो करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल वर्क के आप लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो जनरली नेचुरली हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पर ही हीट फ्लो करती है खुद से। तो हीट कैन नॉट फ्लो itself from a colder body to a hotter body, उसके लिए आपको एक्सटर्नल इंजन की जरूरत होगी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, मतलब कि किस तरह से ये सब थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानकारी देता है। द सेकेंड लॉ इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मोस्टली, जैसे हम कहते हैं ना हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, उनकी एफिशिएंसी में इसी से सेकेंड लॉ से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें केल्विन की स्टेटमेंट थी, प्लैंक की स्टेटमेंट गिवन है। देखो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू ऑपरेट इन थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड डिलीवर अ नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय वर्क टू इट्स सराउंडिंग व्हाइल रिसीविंग एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर। हम हीट को पहली बात तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता होगी। दूसरा, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। हमें देखना है कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हो। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर विदाउट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, तो बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पर हीट को फ्लो करवाने के लिए एक सेल्फ एक्टिंग मशीन उसको जरूरत होती है। थर्ड है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच टेक हीट फ्रॉम अ सिस्टम एंड कन्वर्ट इट इनटू वर्क इन अ साइकिल विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सिस्टम। देखो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई भी वर्क डन हो रहा है तो सिस्टम में जरूर चेंज होगा, तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फोर्थ है, ओनली सच चेंजेस इन नेचर टेक प्लेस इन विच एंट्रोपी डिक्रीज, दो एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की इंक्रीज होती है, यूनिवर्स जो होता है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन कन्वर्ट इनटू वर्क 1/6 पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/6 जितनी हीट वो सिस्टम से ले रहा है। लेट मैं Q1 मान लेता हूँ। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 99 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है 99, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होगा। जाहिर सी बात है वो 99 से कम ही होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। देखो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कार्नोट इंजन का। देखो इंजन क्या करता है, वो सोर्स से हीट लेगा जो कि हाई टेम्परेचर पर होगी, T1 मैंने हाई माना है, और लेट यहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q1, और इससे कुछ वर्क होगा। वर्क कितना होगा, मान लीजिए इसने Q1 हीट ली, अब कुछ हीट लॉस भी तो होगी, लेट वो Q2 हीट जा रही है सिंक में, तो जो डिफरेंस होगा Q1 माइनस Q2 वो होगा वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ पर हीट कितनी जा रही है सिंक में Q2। अब इंजन की जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है यूजफुल वर्क अपॉन में हीट टेकन फ्रॉम दी सोर्स। तो यूजफुल वर्क कितना होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन में हीट कितनी ली है Q1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, और टेम्परेचर की टर्म में ये होता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये टेम्परेचर किसका है सिंक का, और नीचे टेम्परेचर किसका है सोर्स का। और देखो T2 की वैल्यू क्योंकि हमेशा कम होते T1 से, तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम आएगी। कह लो कि 100 से कम एफिशिएंसी होती है हमेशा इंजन की, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास एफिशिएंसी के ये फॉर्मूले हो गए, एक तो वर्क डन अपॉन में हीट टेकन, दूसरा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और 1 माइनस T2 अपॉन में T1। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन गिवन है जो कि 1/6 है Q1 के, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर देखो W अपॉन Q1 का रेशो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, W अपॉन Q1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/6। तो ईटा हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे ईटा रखेंगे कितना 1/6। W अपॉन Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। अब ये किसके बराबर हो 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स।
और देखो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, लेकिन ये सब काम ना SI यूनिट में होने चाहिए, यानी कि केल्विन में। तो इसको अगर मैं केल्विन में चेंज करूँ तो 99 में मुझे 273 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 372 केल्विन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/6 माइनस इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर सिंक का फाइंड करना है, और सोर्स का टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 372। अब एक काम करते हैं, इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक इक्वल टू 1/372 इक्वल टू 1 माइनस के 1/6, जिसको आप लिख सकते हैं 5/6। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक आएगा 5/6 इंटू में 372, और ये केल्विन में आएगा क्योंकि हमने टेम्परेचर केल्विन में रखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 310 केल्विन। लेकिन आंसर तो यहाँ पर केल्विन और सेल्सियस दोनों में गिवन है, तो अगर इसको मैं फिर से सेल्सियस में लिखूँ तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 273 से, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बतानी है। इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन जीरो एट एब्सोल्यूट स्केल ऑफ द टेम्परेचर। पहले मैं आपको बताया तो एब्सोल्यूट स्केल होता क्या कौन सा है। देखो केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है, और बाकी जितने भी स्केल बने हुए हैं वो केल्विन के रेस्पेक्ट में बने हुए हैं। और आप देखोगे केल्विन में कभी भी हम डिग्री नहीं लगाते हैं, बाकी सब में हम डिग्री लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं केल्विन स्केल का। There is no degree in the Kelvin scale because it has an absolute scale where zero is absolute zero, यानी कि जब जीरो होगा उसी को हम absolute zero मानते हैं केल्विन स्केल में। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन जीरो एट एब्सोल्यूट स्केल। देखो ऐसा नहीं है, हम जीरो केल्विन को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ स्केल। तो नेगेटिव टेम्परेचर हो सकता है। थर्ड है एन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जीरो इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इन रेफरेंस टू विच द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज यूनिटी। देखो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी यूनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर हम हमेशा एक फैक्टर को माइनस करते हैं, तो यूनिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कौन सी होगी? रॉन्ग। बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यही अपना आंसर भी सही होगा। Fourth, absolute zero is the temperature at which a system undergoes reversible isothermal change without transferring heat। तो एब्सोल्यूट जीरो पर जितने भी एटम्स होते हैं वो सब उनकी नेट एनर्जी जीरो हो जाती है, या वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है फोर्थ, लेकिन आंसर कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू में आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो इनमें जो रिलेशनशिप होती है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल वो होती है √2 RT अपॉन में M। √2 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1.414 होती है। फिर मतलब उसके अलावा यहाँ पर RT अपॉन M आ ही जाएगा, और जो मोस्ट प्रोबेबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 1.414। अब एवरेज की बात अगर हम करें तो एवरेज में आया √8 अपॉन में पाई, ठीक है, और ये RT अपॉन M तो रहेगा। तो √8 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आएगी? ये आती है 1.59 के आसपास, 1.596 √RT अपॉन में M। फिर अगर RMS की बात करें रूट मीन स्क्वायर में, तो वहाँ पर √3 आएगा, √3 RT अपॉन में M। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 √RT अपॉन में M। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज़्यादा वैल्यू है 1.732, यानी कि RMS स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, या VRMS इसको लिख लेते हैं, VRMS सबसे ज़्यादा होगी। जो एवरेज है वो 1.5 है और मोस्ट प्रोबेबल है 1.4, यानी कि एवरेज आएगा बीच में, तो V एवरेज, और उससे सबसे कम कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबल। देखो मोस्ट वर्ड लग तो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल ही यहाँ पर सबसे कम है। मिनिमम कौन होगी? मोस्ट प्रोबेबल। फिर एवरेज बीच में ही रहेगी, एवरेज हमेशा बीच में ही रहता है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन UP PGT 2021 में भी आया था, उसमें रेशो पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? RMS। एवरेज को बीच में रखो, और सबसे कम कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। इसमें गिवन था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड V0 गिवन है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा सिंबल अलग है यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है?
वी नॉट, तो वी नॉट तो सबसे कम होगी। फिर एवरेज को बीच में रखो और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को सबसे ज़्यादा रखो, तो वी आर एम एस। अब आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऑप्शन 3 में वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, फिर बीच में आ गया वी एवरेज और सबसे कम आ गया वी नॉट, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। तो इस कंसेप्ट को रिवाइज करके जरूर जाए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। हमेशा देखा है मैंने काफ़ी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं।